अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाइज़ अहमद और इस लेक्चर में हम देखेंगे न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, कन्वर्जन और कंडीशनल फंक्शंस को। तो न्यूमेरिक फंक्शन हम लोग किसी पर्टिकुलर जो हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अब न्यूमेरिक फंक्शंस जो से हैं वो एग्रीगेट फंक्शंस की तरह नहीं है, ये सिंपल, ठीक है। ये हमारे सिंगल रो फंक्शंस हैं, वो मल्टीपल रो फंक्शंस होते थे, वो हम लोग मल्टीपल रोज के ऊपर अप्लाई कर रहे होते थे। ये जो सिंगल रो फंक्शंस हैं ये क्या करते हैं, हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहते हैं, राउंड ऑफ करना चाहते हैं, सीलिंग फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं, या अपना फ्लोर फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं। तो उस सारे के लिए हम लोग ये सिंगल वैल्यू फंक्शन, सिंगल रो फंक्शंस जो से हैं वो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। वो मल्टीपल रो फंक्शंस थे जो हम लोगों ने ऑलरेडी एग्रीगेट फंक्शंस पढ़े थे, वो मल्टीपल रोज के ऊपर हम लोग अप्लाई कर रहे थे। ये हम लोग सिंगल रो के ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे इंडिविजुअली। तो इसके अलावा हम स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़ेंगे। स्ट्रिंग फंक्शंस जो भी हमारे करैक्टर स्ट्रिंग्स होती हैं ना, उनके ऊपर जब हम लोग कोई मैनिपुलेशन करना चाहते हैं तो हम स्ट्रिंग फंक्शंस को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस ये भी सिंगल रो फंक्शंस ही हैं जो कि हम लोग पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को चूज़ करके उसके ऊपर हम लोग सब स्ट्रिंग करना चाहते हैं, यानी कि उसका कोई पार्ट यूज़ करना चाहते हैं, जस्ट सब स्ट्रिंग यूज़ करना चाहते हैं उसकी, या फिर हम लोग कॉन्कैटिनेट दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना चाहते हैं आपस में, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के साथ कोई और स्ट्रिंग जोड़ना चाहते हैं। तो इस सारे काम के लिए हम लोग स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद कन्वर्जन फंक्शंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर दे दिया था कि हम लोग एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप के अंदर जब कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि डेट से करैक्टर के अंदर या करैक्टर से डेट के अंदर कन्वर्जन हम लोगों ने की भी थी थोड़ी सी, तो वो सारा काम हम लोग कन्वर्जन फंक्शन को यूज़ करके कर रहे होते हैं, यानी कि डाटा टाइप्स को या फॉर्मेटिंग को हम लोग चेंज करना चाहते हैं जब। उसके बाद कंडीशनल फंक्शंस क्या हैं, ये कह लें कुछ लॉजिक हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो क्या डाटा शो, अगर पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो फिर क्या डाटा शो, अगर पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो हो रही है तो फिर हम लोग किन चीज़ों को अपडेट करेंगे, अगर पर्टिकुलर कंडीशन नहीं हमारे पास सेटिस्फाई हो रही तो फिर हम लोग क्या चीज़ें अपडेट करने वाले हैं या डिलीट करने वाले हैं। किसी चीज़ के साथ भी हम लोग कंबाइन करके इसको यूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट की क्यूरीज के साथ भी कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं, अपडेशन के साथ भी कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं, या डिलीशन के साथ भी कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कंडीशन को जो जो रिकॉर्ड्स हमारे मीट कर रहे हैं उनको उनके साथ क्या बिहेवियर करना है, और अगर मीट नहीं कर रहे तो उनके साथ क्या बिहेवियर करना है। वो सारा काम हम लोग कंडीशनल लॉजिक लगा कर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर तो ये आप टेबल अपने MS SQL सर्वर के अंदर कर लें, MS SQL कह रहा हूँ, सॉरी, माई SQL सर्वर के अंदर अपना इस टेबल को इम्प्लीमेंट कर लें, क्योंकि हम लोग इस टेबल के साथ फिल वक्त वर्क करने वाले हैं। तो हम लोग आप देख लेते हैं, ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपने सर्वर के अंदर रन कर ली है ये क्यूरीज, और ऐसे टेबल बना लिया है, ठीक है। तो पहले नंबर पे हम लोग स्ट्रिंग फंक्शंस को देखने वाले हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक फंक्शन है अपर, एक फंक्शन है लोअर। अब ये क्या काम करेगा, अगर हम लोग सिंपल देखें आपको देखते ही पता चल जाता है कि अपर और लोअर का फंक्शन क्या काम करेगा। अगर हमारे पास लोअर केस के अंदर कोई डाटा पड़ा हुआ है उसको हम अपर केस के अंदर शो करना चाहते हैं, हम अपर का फंक्शन यूज़ कर लेंगे। अगर हमारे पास अपर केस के अंदर पड़ा हुआ है डाटा और उसको हम लोग लोअर केस के अंदर शो करना चाहते हैं तो फिर हम लोग लोअर फंक्शन यूज़ कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा, जो वर्ड है वही हमारे पास उसका पर्पस है, इसको समझना इंतहाई आसान है। अब हम लोग इस चीज़ को देख भी लेते हैं। फंक्शन जो हम लोगों ने टेबल रखा हुआ है वो प्रोडक्ट्स टेबल है, ठीक है। प्रोडक्ट्स टेबल, इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट्स टेबल है। अगर मैं प्रोडक्ट्स टेबल का डाटा देखूं, इसके अंदर मेरे पास कुछ लोअर लेटर्स यूज़ किए हुए हैं, कुछ हमारे पास कैपिटल लेटर्स यूज़ किए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि प्रोडक्ट नेम हमें एक दफ़ा अपर लेटर्स के अंदर शो, एक दफ़ा हमें लोअर लेटर के अंदर शो। मैं क्या करूंगा, सिंपल सेलेक्ट की क्यूरी यूज़ करूंगा। सेलेक्ट क्या चीज़ हम लोग एक दफ़ा अपर के अंदर, अपर केस के अंदर किस चीज़ को हम शो करना चाहते हैं, प्रोडक्ट के नेम को, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम,
उसके बाद एक दफ़ा लोअर में मैं शो करना चाहता हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, कौन से टेबल से हम लोग ये काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स वाले टेबल से, डाटा रिव्यू प्रोडक्ट्स वाले टेबल से ही करना है हमने। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दफ़ा अपर केस के अंदर शो हो गया, एक दफ़ा लोअर केस के अंदर शो हो गया। अगर मैं एलाइस यूज़ करना चाहता हूँ साथ, एलाइस को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एज अपर केस एज लोअर केस, ये एलाइस यूज़ किए हैं हम लोगों ने। एलाइस हम लोग जस्ट रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए इधर यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर आपको शो हो गया अपर केस लोअर केस। ठीक है, अपर केस के अंदर हमारे पास नेम्स आ गए हैं, लोअर केस के अंदर हमारे पास नेम आ गए हैं। ये हमारे पास हो गया अपर एंड लोअर का फंक्शन जो सा हमारे पास था, उसको हम लोगों ने यूटिलाइज करके देख लिया। ठीक है, इसी तरीके से इसने भी शो किया हुआ है हमें। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्कैटिनेशन है। कॉन्कैटिनेशन, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास दो कोई सी स्ट्रिंग्स है ना, उनको मैं कॉन्कैटिनेट करके शो करना चाहता हूँ। तो कॉन्कैटिनेशन में क्या होगा, मेरे पास मैं दो स्ट्रिंग्स लूँगा, उनको दोनों को कॉन्कैटिनेट का फंक्शन यूज़ करूँगा। कॉन्कैटिनेट का फंक्शन ये होता है, कॉन्कैट लिख के हम लोग ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर लिख रहे होते हैं किस किस चीज़ को हम लोगों ने कॉन्कैटिनेट करके शो करना है। अब मैं चाहता हूँ हर चीज़ के साथ, फॉर एग्जांपल हर प्रोडक्ट के साथ मैं लिख दूँ कह लें लैपटॉप प्रोडक्ट, उसके बाद जो भी हमारी प्रोडक्ट थी ना, स्मार्टफोन प्रोडक्ट, टैबलेट प्रोडक्ट, ये चीज़ मैं लिखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट कॉन्कैट, कॉन्कैट पहली चीज़ थी हमारे पास प्रोडक्ट नेम, इसके साथ मैं किस चीज़ को कॉन्कैट करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट। मैं लिखना चाहता हूँ हर चीज़ के साथ प्रोडक्ट शो। ठीक है, तो मैं इन दोनों को कॉन्कैट करके फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लैपटॉप प्रोडक्ट, स्मार्टफोन प्रोडक्ट, टैबलेट प्रोडक्ट। ये चीज़ अब यहाँ पर तो इतनी कोई यूज़फुल आपको लग नहीं रही कि ये क्या अजीब चीज़ है, लेकिन इन केस हम लोग कोई और चीज़ करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास जो प्राइस है ना, उसको मैं शो करना चाहता हूँ, साथ उसके आर एस अपेंड करना चाहता हूँ मैं, आर एस प्राइस, जो हमारी प्राइस है उसके साथ मैं आर एस शो करना चाहता हूँ, रुपीज़ में है मतलब हमारी प्राइस। ठीक है, आर एस। अब इस चीज़ को एग्जीक्यूट करके दे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर एस 850.50, आर एस 499.99। अगर मेरी प्राइसेस मेरी डॉलर्स के अंदर थी तो फिर मैं डॉलर का साइन भी इधर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, डॉलर का साइन मैं यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉलर्स के अंदर आ गई है। इस तरीके से हम लोग कॉन्कैटिनेशन यूज़ कर रहे होते हैं, किसी पर्टिकुलर दो पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स को या दो से ज़्यादा पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट एक दूसरे के साथ जोड़कर लिखने के लिए। तो बिल्कुल सिंपल सी इसका सिंटेक्स था, हम लोगों ने इसको परफॉर्म करके भी देख लिया है। यहाँ पर एलाइस यूज़ किया हुआ है, अगर आप एलाइस यूज़ करना चाहते हैं एलाइस को भी आप यूज़ कर सकते हैं, वेल एंड गुड। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सब स्ट्रिंग। अब मैं चाहता हूँ मैं जस्ट फर्स्ट 4 लेटर्स जो से है ना हमारी प्रोडक्ट नेम्स के, जो कि लेफ्ट बनता है या स्मार बनता है या टैब बनता है, वो चीज़ मैं शो करना चाहता हूँ, जस्ट फर्स्ट 4 लेटर्स। तो मैं क्या करूँगा, सब स्ट्रिंग ले लूँगा, सब स्ट्रिंग का फंक्शन। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, पहले नंबर पे हम लोगों ने लिखना है एट्रीब्यूट नेम, जो हमारा पर्टिकुलर एट्रीब्यूट जिसके अंदर से हम लोग सब स्ट्रिंग लेना चाहते हैं। फिर हम लोग इनिशियल, कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ ख़त्म हो, फर्स्ट से स्टार्ट हो और फोर्थ पे ख़त्म हो, कौन से टेबल से, फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल। यहाँ पर आप बिल्कुल सिंपल सी क्यूरी है, मैंने सब स्ट्रिंग का फंक्शन लिया, मैंने कहा कि पहले से लेके चौथे लेटर तक, जस्ट जो पहले से लेके फोर्थ करैक्टर तक जो हमारे पास करैक्टर्स आते हैं उनको स्क्रीन सेकंड करैक्टर से शुरू कर रहे हैं। टोटल हमारे पास 6 करैक्टर्स शो होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लैपटॉप क्योंकि यहाँ पर तो एक्स्ट्रा हमारे पास आ नहीं ना सकता था, लैपटॉप का नाम ही ख़त्म हो गया था, यहाँ पर हमारे पास आ सकता था, तो फिर हमारे पास 6 करैक्टर्स कंप्लीट शो हुए। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये जो सा सब स्ट्रिंग वाला फंक्शन है उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं हमारे पास कन्वर्जन फंक्शंस। कन्वर्जन फंक्शंस के अंदर क्या होता है जी, हम लोग एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, या तो हम लोग कास्ट
ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं या कन्वर्ट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हमारे पास MySQL के अंदर वर्क करेंगी। कास्ट क्या करना है, हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को किसी दूसरे पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम लोग तो कास्ट कर देंगे। अब ये ऑन द स्क्रीन आपको ऐसे ही लगेगा कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं है, कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि कोई ख़ास फ़र्क, तो ख़ास क्या, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन बैक एंड पे ये जो सा पहले था ना, पहले ये एज अ डेसिमल एट्रीब्यूट या फिर न्यूमेरिक वैल्यू के तौर पे काम कर रहा था। अब हमारे पास ये एज अ करैक्टर वैल्यू या फिर करैक्टर स्ट्रिंग के तौर पे काम करेगा। ये फ़र्क हमारे पास दोनों के अंदर आ जाता है जिस टाइम हम लोग कास्ट का ऑपरेटर या कन्वर्ट का ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। तो फिर वो डाटा टाइप जो सी रेडी शो हो रही है ना, यानी कि अगर पहले हमारी डाटा टाइप नंबर थी, हम लोग डेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो फिर उससे ये फ़र्क आता है कि हमारे पास स्क्रीन पर तो ऐसे ही लगता है कि ये तो सेम ही चीज़ रही है, लेकिन जो बैक एंड पे हम लोग अगर प्रोसेसिंग के तौर पर देखें ना, तो फिर वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है किसी और डाटा टाइप के अंदर जिसको हम लोग यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास अभी कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, लेकिन हम लोगों ने स्टोर उसको स्ट्रिंग के अंदर किया हुआ है। अब मैं उसके ऊपर तो कैलकुलेशन परफॉर्म कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, उसको पहले मैं इंटीजर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करूँगा, यानी कि कास्ट या कन्वर्ट करूँगा, और उसके बाद मैं उसके साथ कोई मज़ीद ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, उसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कंडीशनल फंक्शंस के ऊपर। कंडीशनल फंक्शंस का क्या काम होता है, अब मैं इसे कंडीशन दे दूंगा कि अगर तो ये काम हो, यानी कि अगर तो स्टॉक 0 से ग्रेटर है, तो फिर तो उन्हें लिखना है इन स्टॉक। अगर स्टॉक मेरा 0 से के इक्वल है या फिर 0 से लेस है, तो फिर तो उन्हें लिखना है आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है। अब ये हमारे पास कंडीशंस होती हैं। इस तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं कि हमारे पास अगर तो डाटा स्टोर्ड है, अगर हमारी प्रोडक्ट की प्राइस जो सी है वो हमारे पास कह लें ग्रेटर देन 100 है, तो फिर कह दो, या फिर यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 300 से अगर ग्रेटर है तो कहो कि हाई प्राइस, अगर लेस है तो फिर लिख दो लो। तो हम लोग लिखते हैं इधर, अगर तो प्रोडक्ट की जो सी प्राइस है, प्राइस हमारे पास एट्रीब्यूट का नेम है, इज ग्रेटर देन 300, तो फिर हम लोग लिख देंगे हाई, वरना हम लोग लिख देंगे लो। ठीक है। एज प्राइस स्टेटस। ठीक है। कौन से टेबल से, प्रोडक्ट्स टेबल से ही काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो से पहली हमारे पास प्रोडक्ट थी लैपटॉप, उसकी प्राइस 300 से अबाव थी तो उसने कहा हाई। अगर स्मार्टफोन है उसकी प्राइस भी 300 से अबाव थी, उसने लिखा हाई। अगर यहाँ पर टैबलेट की प्राइस हमारे पास 300 से कम है, चाहे 0.1 का ही डिफरेंस है, लेकिन कम तो है ना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे जी, इधर लो आ जाएगा। अगर इक्वल टू 300 भी होती तो फिर भी इसने लो लिखना था, क्योंकि हम लोगों ने जो उसको कंडीशन दी है ना, वो ग्रेटर देन 300 के लिए दी है, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए नहीं दी। यही काम हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसने स्टॉक के साथ यूज़ किया हुआ है, अगर तो स्टॉक ग्रेटर देन 0 है तो फिर इन स्टॉक, यानी कि हमारे पास स्टॉक मौजूद है। अगर नहीं हमारे पास 0 के इक्वल है या फिर लेस देन 0, लेस देन 0 तो हो ही नहीं ना सकता, स्टॉक माइनस के अंदर स्टॉक जा नहीं सकता, तो अगर 0 के इक्वल होगा तो फिर वो लिख देगा आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है। अब कुछ केसेस के अंदर वो हमारे से पूछ लेते हैं, अगर हमारे पास नल आ जाता है किसी पर्टिकुलर, हाँ, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है इफ नल का। अब इसमें क्या होता है, हम लोग लिखते हैं अगर तो नल है तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, डजंट शो करवा देंगे। अगर नल नहीं है तो फिर हमारे पास क्या होगा, एक्चुअल प्राइस शो हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर कोई भी नल प्राइस नहीं थी, अगर कोई नल प्राइस होती तो फिर वो शो कर देता हमें। अब इधर हम लोग ट्राई कर लेते हैं एक इंसर्ट करके रिकॉर्ड, जिसके अंदर हम लोग नल प्राइस करते हैं प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर। जस्ट हम लोग अंडरस्कोर आईडी और प्राइस। ठीक है। यहाँ पर मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ 3 और प्राइस में पुट कर देता हूँ 3। ठीक है। नेक्स्ट इधर हम लोग इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर थर्ड तो हमारे पास है, तो फोर्थ रैकेट हम लोग यहाँ पर, अब आप देख सकते हैं हम लोगों ने एक रैकेट इंसर्ट कर लिया,
और प्रोडक्ट का नेम हमारा क्या है, नल है, स्टॉक हमारा क्या है, नल है। मैं चाहता हूँ कि अगर नल आ रहा है तो फिर मेरे पास शो हो के नो नेम, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, सिलेक्ट इफ नल नेम। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जिस एट्रीब्यूट का नल था वहां पर क्या शो हो गया, नो नेम, वरना हमारे पास क्या हुआ है, जो प्रोडक्ट का एक्चुअल नेम था। तो इफ नल का जो फंक्शन होता है वो इस तरीके से वर्क कर रहा होता है, कंडीशनल फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केस। केस का मतलब क्या है, अगर हमारे पास यहाँ पर इसने केस के अंदर वो एक्सपेंसिव वाला काम किया हुआ है। अब यहाँ पर भी हम लोग इस तरीके से केस के अंदर भी देख सकते हैं, अगर हमारे पास 800 से ग्रेटर प्राइस है तो एक्सपेंसिव लिख दो, अगर 400 से 800 के दरम्यान है तो मॉडरेट लिख दो, वरना एल्स के अंदर आ जाएगा, हम लोग कहेंगे बजट प्राइस है, या फिर हम लोग कह लेते हैं लो प्राइस है। तो इस चीज को हम लोग देख लेते हैं लिख कर, सिलेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेंसिव आ गई है हमारे पास, मॉडरेट आ गई है, दो की हमारी प्राइस जो सी थी वो लो थी, ये 400 से 800 के दरमियान है, 800 से महंगी है, तो फिर हमारे पास एक्सपेंसिव आ गई है। टैबलेट जो सा हमारे पास 800 से लेस है, उसके बाद जो सी नल हमारे पास एंट्री थी वो भी 800 से लेस है, तो फिर लो आ गया। तो फिर इस तरीके से हम लोग केस को यूज़ कर लेते हैं। इससे नेक्स्ट जो से हमारे पास वो आ जाते हैं न्यूमेरिक फंक्शंस। अब न्यूमेरिक फंक्शंस क्या काम कर रहे हैं, जिस तरह मैंने ऑलरेडी बता दिया, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जिस टाइम हम लोगों ने करनी होती है तो हम न्यूमेरिक फंक्शंस को यूज़ कर लेते हैं। तो पहला फंक्शन हमारे पास है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या करेगा, राउंड ऑफ, जो हम लोग राउंड ऑफ करते हैं ना वैसे जनरली मैथ के अंदर, यानी कि अगर पॉइंट हमारे पास पॉइंट के बाद 50 आ गया या फिर 50 से अबव आ गया, 5 से अबव आ गया, तो फिर हम लोग उसको राउंड अप कर देंगे, और अगर हमारे पास कम आता है तो फिर हम लोग राउंड डाउन कर देते हैं। तो इसको अगर हम लोग राउंड करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। 850.50 था तो इसको राउंड ऑफ किया तो फिर हम लोगों के पास आ गया 851। 499.99 को हम लोगों ने जब राउंड ऑफ किया तो फिर हमारे पास 500 आ गया, क्योंकि ये भी हमारे पास 0.5 से अबव है। उसके बाद 299.99 को हम लोगों ने जिस टाइम राउंड ऑफ किया तो फिर वो 300 आ गया। अब नेक्स्ट है सीलिंग एंड फ्लोर फंक्शन। अब हमारे पास MySQL के अंदर सील फंक्शन भी चलता है, सीलिंग फंक्शन भी चलता है। ठीक है, सीलिंग भी लिख सकते हैं आप, वो भी ठीक होगा। ठीक हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है, जस्ट सीलिंग का मतलब है कि हमारे पास जो प्राइस है ना वो राउंड अप होगी, यानी कि ऊपर चली जाएगी हमारी प्राइस। अब हमारे पास 0.50 है तो फिर पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू हो, इसने हमेशा ऊपर वाली वैल्यू की तरफ जाना है, 851 की तरफ, 500 की तरफ, 300 की तरफ। और फ्लोर का मतलब है इसने हमेशा नीचे की तरफ आना है, यानी कि 850 के ऊपर चला जाएगा। अगर 499.99 है तो 499 की तरफ चला जाएगा, अगर 299.99 है तो फिर ये भी 299 की तरफ चला जाएगा। मतलब ये चीज़ हमारे पास ख़त्म हो जाएगी डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद वाली वैल्यू तो वैसे भी खत्म होनी है, लेकिन हमारे पास जो सीलिंग वाली है उसमें हम लोग ऊपर चले जाते हैं वैल्यू से, जो हमारी करंट वैल्यू है उससे ऊपर चले जाएंगे। और अगर फ्लोर वाली वैल्यू हम लोग यूज़ करें तो फिर उसमें हमारी प्राइस नीचे चली जाएगी। अब इस चीज़ को हम लोग इधर अगर एग्जीक्यूट करके भी देख लें तो फिर हमें पता चल जाएगा, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सिलेक्ट कह लें, मैं करना चाह रहा हूँ सील प्राइस को, उसके बाद फ्लोर प्राइस, उसके बाद साथ ही मैं राउंड प्राइस वाले फंक्शन को भी कॉल कर लेता हूँ। उसके बाद ABS एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्राइस भी हम लोग कॉल कर लेते हैं। कौन से टेबल से, प्रोडक्ट्स वाले टेबल से। ठीक है, सारे चीज़ें एक ही दफ़ा मैंने कर ली हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 851 सीलिंग की है, 500 ऊपर चली गई हैं प्राइसेस, और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के अंदर कोई वैल्यू नहीं थी तो ये 3 पे ही रहा। अगर फ्लोर करें तो फिर हमारे पास 850 आ गया, 499 यानी नीचे वाली वैल्यू जो उनकी करंट वैल्यूज़ थी वो हमारे पास आ जाएंगी। ये यानी कि जो पॉइंट के बाद चाहे 99 भी हो, उसने हमारे पास नीचे वाली वैल्यू, इसको कहते हैं हम लोग लेस देन इक्वल टू वाली वैल्यूज़ के ऊपर चले जाते हैं हम लोग। उसके बाद राउंड करेंगे, राउंड के अंदर हमारे पास आ जाते हैं जो जो करीबी वैल्यू होगी हमारे पास। अब करीबी वैल्यू हमारे पास तीनों केसेस के अंदर, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू करीबी थी तो फिर वो राउंड होकर ऊपर चला गया। अगर हमारे पास कोई वैल्यू राउंड होकर नीचे आ सकती तो फिर उसने नीचे आना था, ऊपर नहीं जाना था। यानी कि अगर मेरे पास होता ना 2.4 होता तो फिर उसने 2 पर आ जाना था। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि इसकी एक्चुअल वैल्यूज जो सी होती हैं वही शो करवाता है ये, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉडुलस। मॉड का काम क्या होता है, रिमाइंडर शो करना। अगर मैं किसी चीज़ के साथ किसी दूसरी चीज़ का रिमाइंडर लेना चाहता हूँ, जैसे कि अभी मेरे पास स्टॉक यहाँ पर 10 है, अगर मैं चाहता हूँ कि 10 के साथ हमारे स्टॉक का रिमाइंडर ले लिया जाए, या फिर 5 के साथ हम लोग डिवाइड करें और रिमाइंडर ले लें। 5 के साथ तो सारे ही कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 10 के साथ हमारे पास ये कम्प्लीटली डिवाइड स्मार्टफोन नहीं होने वाला, तो फिर हम लोग 10 के साथ लेकर देख लेते हैं। मैं मॉड लेता हूँ, मॉड ऑफ स्टॉक विद 10, ठीक है। 10 के साथ मैंने मॉड लिया, कौन से टेबल से ले रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट्स टेबल से, तो इसको लेकर देखते हैं। यहाँ पर आपके पास 0 5 यानी कि मॉडुलस हम लोगों ने जब 25 के साथ लिया तो फिर उसका रिमाइंडर क्या आया, 5 आया। बाकी यहाँ 0 और इधर तो हम लोगों ने स्टॉक दिया ही नहीं था तो ना लिया आना था। तो मॉडुलस का काम होता है रिमाइंडर शो करना हमें, ठीक है। दैट्स इट अबाउट द माई एसक्यूएल पोर्शन। अब इससे नेक्स्ट जो है हम लोग माई एसक्यूएल के जो क्यूरीज जो फंक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए हैं, उनका कंपैरिजन दूसरे सर्वर्स के साथ भी करके देख लेंगे कि दूसरे सर्वर्स के अंदर ये काम कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब जो अभी ये माइनस है ना, ये माइनस खत्म हो जाएगा। एब्सोल्यूट हमारी होती है कि पॉजिटिव वैल्यू ही उसने शो करनी होती है, वैल्यू एग्जैक्ट आएगी लेकिन पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमेशा, ठीक है। राउंड का मतलब है राउंड अप हो जाएगी या फिर राउंड डाउन हो जाएगी, या फिर हम लोग राउंड टू प्रिसीजन कर सकते हैं। अब राउंड टू प्रिसीजन क्या होती है, उसका मतलब होता है मैं वैल्यूज जो सी है ना उनको किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक लेकर आना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जस्ट 1 डेसिमल पॉइंट मेरे पास शो हो या 1 डेसिमल पॉइंट शो हो, तो फिर मैं क्या करूँगा, राउंड 1। अब यहाँ पर इधर मैं क्या लिखूँगा, राउंड जिस चीज़ को मैं 1 डेसिमल पोजीशन तक करना चाहता हूँ राउंड, तो फिर वो राउंड 1। अब यहाँ पर हमारे पास जस्ट 1 डेसिमल पोजीशन आ रही है, देख रहे हैं आप। इसी तरीके से हम लोग राउंड जितनी भी डेसिमल पोजीशंस तक, मैं 5 डेसिमल पोजीशंस तक करना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 0 0 0 आ गए हैं कितने सारे, ठीक है। अगर मैं 0 डेसिमल पोजीशंस तक करूँगा तो फिर वो 0 तक करना या फिर राउंड ना लिखना, जिस तरह के ऑलरेडी हम लोग नहीं लिख रहे थे, तो उसका काम वही होता है जिस तरीके से ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि आपकी तरफ जा सकता है तो वो आपकी तरफ जाएगा, डाउन की तरफ जा सकते हैं तो डाउन की तरफ जाएगा। अगर मैं 4 तक राउंड करता हूँ तो फिर यहाँ पर हमारे पास प्रिसीजन हम लोगों ने जस्ट शो करनी होती है कि कितनी प्रिसाइज वैल्यू हम लोग लेकर जाना चाहते हैं। उसके बाद सीलिंग का फंक्शन हम लोगों ने देख लिया, ओरेकल के अंदर भी सील का फंक्शन यूज़ होता है और माई एसक्यूएल के अंदर भी सील का फंक्शन यूज़ होता है। इसका क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर से ग्रेटर या इक्वल टू वैल्यू जो सी आएगी वो वाली हम लोग वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने करके चेक कर लिया। उसके बाद सीलिंग का जो सा फंक्शन है वो भी माई एसक्यूएल के अंदर यूज़ हो जाता है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद एसक्यूएल सर्वर के अंदर सीलिंग यूज़ होता है और ओरेकल के अंदर सीलिंग यूज़ नहीं हो सकता, एसक्यूएल सर्वर के अंदर सील यूज़ नहीं हो सकता। जो फ्लोर है वो सारों के अंदर यूज़ हो सकता है एज इट इज़ ही फ्लोर। लार्जेस्ट इंटीजर से लेस दैन इक्वल टू जो नंबर आएगा वो हम लोग ले लेंगे, यानी कि हम लोगों ने ऊपर की तरफ चले जाना है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग के फंक्शन हम लोगों ने देख लिए हैं, कॉन्केटिनेशन हम लोगों ने देख लिया है, लेकिन हम लोगों ने जस्ट देखी थी माई एसक्यूएल के लिए जो कि ये थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग एसक्यूएल सर्वर या एक्सेस के लिए देखें तो फिर बीच में हम लोग जस्ट प्लस का साइन लगा देते हैं। इसकी एसक्यूएल सर्वर के लिए और एमएस एक्सेस के लिए बड़ा इजी है हमारे लिए। पहली स्ट्रिंग देंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, दूसरी स्ट्रिंग देंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, तीसरी स्ट्रिंग देंगे, जितनी भी स्ट्रिंग्स हम लोग ऐड करना चाहते हैं प्लस का साइन लगा लगा कर हम ऐड करते जाएंगे। ये हमारे पास जनरल सिंटैक्स है। अगर हम ओरेकल के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं तो फिर बीच में हम लोग ये जो हमारे पास सिंपल लाइंस है हमारे पास, वो हम लोग लिख देते हैं बीच में, जिस तरह इधर लिखी हुई है स्ट्रिंग पहली, फिर बीच में ये 2 लाइंस, उसके बाद स्ट्रिंग दूसरी, फिर बीच में लाइंस, फिर तीसरी स्ट्रिंग। अगर हम लोग माई एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं जिस तरीके से हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, कॉन्केटिनेट कर लेते हैं, पहली स्ट्रिंग दे देते हैं, दूसरी स्ट्रिंग दे देते हैं, बीच में कॉमा का साइन होता है और हम लोगों ने उसको पैरेंथेसिस के अंदर इंक्लोज किया होता है, ठीक है। अपर जो सा हम लोगों ने अपर का फंक्शन देख लिया है, यू केस भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। उसके बाद लोअर का भी फंक्शन हम लोगों ने देख लिया है, लोअर हम लोग यूज़ कर रहे थे माई एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट चलें सब स्ट्रिंग की तरफ, ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जो माई एसक्यूएल है और ओरेकल है उसके अंदर सेम ही है, हम लोग मतलब
जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो देंगे और कितने हम लोग एलिमेंट्स उसके अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं। 3 एलिमेंट्स इंक्लूड करना चाहते हैं तो फिर 3 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद जो एसक्यूएल सर्वर है उसके अंदर हम लोग पूरा लिखते हैं माई सब स्ट्रिंग। जो माई एसक्यूएल या ओरेकल है उसके अंदर सब एसटीआर जस्ट लिखा है, एसक्यूएल सर्वर के अंदर सब स्ट्रिंग लिखा है। और अगर एमएस एक्सेस आप यूज कर रहे हैं तो फिर एमआईडी या फिर मिड लिख लें आप, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग लेंथ निकालना चाहते हैं, किसी स्ट्रिंग की पर्टिकुलर की लेंथ निकालना चाहते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास उस स्ट्रिंग के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। जैसे कि हमारे पास इधर लैपटॉप के अंदर कितने एलिमेंट कैरेक्टर्स मौजूद हैं, 6। तो फिर मैं अगर इधर लिखूंगा ना लेंथ, सेलेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, साथ में इधर प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम भी शो करवा देता हूँ ताकि आसानी हो हमें देखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैपटॉप के 6 हैं, स्मार्टफोन के अंदर 10 कैरेक्टर्स हैं, टैबलेट के अंदर 6 कैरेक्टर्स हैं और नल के अंदर तो नल ही है ना, क्योंकि उसके अंदर तो कोई कैरेक्टर स्टोर्ड ही नहीं है। अगर हम लोग यही काम एसक्यूएल सर्वर के अंदर या एक्सेस के अंदर लिखना चाहते हैं तो जस्ट LEN लिखेंगे हम लोग, पूरा लेंथ नहीं लिखेंगे। इधर हम लोग पूरा लेंथ लिखते हैं ओरेकल और माई एसक्यूएल के अंदर। उसके बाद कन्वर्जन फंक्शंस ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर भी हम लोगों ने 2 कैरेक्टर के अंदर हम लोगों ने अगर कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना है ओरेकल के अंदर तो फिर हम लोग ये इस तरीके से कर रहे होते हैं। कास्ट का फंक्शन हमने थोड़ी देर पहले देख लिया। कास्ट करना है, जिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को कन्वर्ट करना है जिस भी डाटा टाइप के अंदर, वो डाटा टाइप हम स्पेसिफाई कर देते हैं। ये हम लोग माई एसक्यूएल के अंदर यूज़ कर देते हैं। कन्वर्ट का फंक्शन भी हम लोग एसक्यूएल सर्वर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और माई एसक्यूएल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ भी बता दी है। जो भी एट्रीब्यूट हम लोगों ने जिस भी डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना है, जैसे कि अभी वार क्या नाम है, जो p_, इन डेट है, डेट को हम लोगों ने जिस भी डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना होता है वो हम लोग इधर शो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं MS एक्सेस तो फिर हम लोग किसी नंबर को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो CSTR लिखेंगे हम लोग। CSTR जो भी एट्रीब्यूट हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर उसको हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे। अगर हम लोग ओरेकल यूज़ कर रहे हैं और किसी चीज़ को नंबर के अंदर, अब MySQL के अंदर तो हमारे पास वही कास्ट एंड कन्वर्ट के अंदर हम लोग कोई भी डाटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं ना, लेकिन अगर हम लोग ओरेकल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए नंबर के लिए कन्वर्ट करने के लिए अलग है, डेट के लिए कन्वर्ट करने के लिए $2_date, कैरेक्टर के लिए कन्वर्ट करने के लिए $2_character या 4 लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग इधर लिखेंगे एट्रीब्यूट, उसके बाद जिस भी फॉर्मेट के अंदर हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो स्पेसिफिक फॉर्मेट हम लोग यूज़ कर लेंगे। अगर हम लोग आप इंटीजर, जिस तरह हम लोगों ने MS एक्सेस का देख लिया है CSTR, और अगर हम इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं CINT, अगर हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं CDEC, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ हम लोगों ने केस देखे हैं MySQL के अंदर, MySQL के अंदर तो वही केस यूज़ हो रहे होते हैं, और ओरेकल के अंदर भी हम लोग यही केस यूज़ कर सकते हैं, SQL सर्वर के अंदर भी सेम केस यूज़ कर सकते हैं जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। जो MS एक्सेस है उसके अंदर केस नहीं यूज़ होंगे, उसके अंदर स्विच यूज़ होंगे। स्विच की स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, जो पर्टिकुलर हम लोगों ने इवेल्यूएट करनी है अपना, जिस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने इवेल्यूएट करना है, जिस वैल्यू के साथ इवेल्यूएट करना है वो हम सारा लिखते रहेंगे। अगर तो जेंडर मेल, जेंडर के अंदर हमारे पास M आता है तो फिर मेल लिख दो, अगर जेंडर के अंदर F आता है तो फीमेल लिख दो, अगर हमें नहीं पता तो फिर अननोन लिख दो, ठीक है। और अगर हम लोग ओरेकल यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम लोग उधर केस की जगह डी कोड यूज़ करेंगे। आप लोग जस्ट अपने वाले पर फोकस कीजिएगा, यानी कि अगर आप MySQL यूज़ कर रहे हैं तो आपका जस्ट फोकस होना चाहिए केस के ऊपर, आपका फोकस बाकी सारे चीज़ों के ऊपर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए अननेसेसरी हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जो एट्रीब्यूट हमारे पास है उसको हम लोग कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं। पहले नंबर पे हम देखेंगे अगर तो M स्टोर्ड है तो क्या लिख दो, मेल। अगर F स्टोर्ड है तो लिख दो फीमेल। अगर कुछ भी हमें पता नहीं है तो फिर लिख दो डिफ़ॉल्ट, जो सी वैल्यू हम लोग लिखना चाहते हैं वो अननोन आ जाएगी, ठीक है। यहीं तक बस ये लेक्चर था हमारा। थोड़ा सा लेंथी हो गया लेक्चर, लेकिन आप अगर जस्ट अपने टॉपिक से रेलेवेंट देखें, यानी कि जो आप सर्वर यूज़ कर रहे हैं जस्ट उसको देख कर चलें तो फिर आपके लिए इतना लेंथी नहीं होगा। आप बाकी जो सी चीज़ें हैं उनको स्किप कर सकते हैं। जस्ट आप MySQL कर रहे हैं तो फिर जस्ट MySQL वाले फंक्शंस को आप ज़हन नशीन करें, बाकी चीज़ों को आप स्किप कर दें, उनकी आपको ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।